नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों तो आइए देखते हैं इसमें कौटिल्य क्लासेस का ये पीडीएफ है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है तो इसमें जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है आपका वो थोड़ा सा मतलब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपकरणों में संकेत असतत चरणों में भिन्न होते हैं और विभिन्न मूल्यों की एक सीमित संख्या में होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है दोस्तों, जो संकेत होते हैं वो असतत चरणों में भिन्न होते हैं और विभिन्न मूल्यों की एक सीमित संख्या में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर देखते हैं कि किसी मापन उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना, यही डैम्पिंग का क्या है, कार्य है। ठीक है, डैम्पिंग भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एडी करंट डैम्पिंग और दूसरा होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार का डैम्पिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पीएमएमसी यंत्रों के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करिए। तो पहला कह रहा है कि यह कम शक्ति की खपत करता है, तो पीएमएमसी है, तो सही बात है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसका बलागुण और भार का अनुपात जो है वो निम्न होता है, तो गलत बात दोस्तों, ये उच्च होता है। ठीक है ना, 80 वाला है कि इसमें शैथिल्य के कारण शून्य हानि होती है, तो जी हाँ दोस्तों सही बात है। चौथा है इसमें समान पैमाना होता है, यानी कि यूनिफॉर्म स्केल होता है, तो सही बात है। ठीक है, तो केवल बी वाला जो है, इसका जो बलागुण अपन भार का रेशियो है वो निम्न नहीं होता है, ठीक है ना, उच्च होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर यंत्र क्या मापता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है वो एसी और डीसी दोनों मापता है। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया है केवल एसी, इस पर दोस्तों जो इंडक्शन वाला होता है ना, इंडक्शन वो केवल एसी पर कार्य करता है और डीसी पर पीएमएमसी केवल डीसी पर कार्य करता है, और जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है वो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एमीटर में शंट का कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, धारा को बाईपास करना। एमीटर में शंट का कार्य क्या है, धारा को बाईपास करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, सकल त्रुटियां कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। और जो उपकरण संबंधी त्रुटियां हैं वो ताप और दाब के कारण जो है वो उपकरण संबंधी त्रुटियां होती हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है कि सकल त्रुटियां जो है वो मानवीय गलती के कारण होने वाली त्रुटियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अनंत होता है। ठीक है ना, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, वो अनंत होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आदर्श एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर का मापन कर सकता है, तो श्रेणी धारिता जो वोल्ट मीटर है वो एसी वोल्टेज का मापन कर सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। इसमें दोस्तों 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है पहले से ही। ठीक है ना, बाकी किसी में लगी नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि एक वाट मीटर किससे बना होता है। तो दोस्तों एक वाट मीटर जो है वो देखिए ऑप्शन नंबर डी, 2 कुंडलियों से, एक धारा कुंडली और एक संभावित कुंडली से बना होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एक वाट मीटर वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपभोग के प्रशुल्क को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जुड़े हुए एनर्जी मीटरों की संख्या, ये जो है विद्युत उपभोग के प्रशुल्क को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन ए है, अधिकतम मांग है, लोड का प्रकार है, लोड का शक्ति गुणांक है, ये तीनों निर्भर करता है प्रशुल्क पर, टैरिफ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, रेंगने को रोकने के लिए, यानी कि क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए जो है एल्युमिनियम के डिस्क में 2 छेद कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए, रेंगने को रोकने के लिए, क्रीपिंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट त्रुटि से जो है वो दूर होता है, मतलब मुक्त होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये स्थिर वैद्युतिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पीएमएमसी जो है एसी केवल डीसी पर कार्य करता है, डायनेमोमीटर दोस्तों एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है ना, और चलायमान लौ उपकरण जो एमआई टाइप होता है, मूविंग आयरन टाइप, ये एसी और डीसी अभी दोनों पर कार्य करता है। इसका सिंबल भी यहाँ पर दिखाया गया है, जो है एमआई टाइप का जो है सिंबल है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
माप यंत्र की सुग्राह्यता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुग्राह्यता क्या होता है? आउटपुट में वह अल्पतम वृद्धि जिसे निश्चितता पूर्वक जो है संसूचित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए माप यंत्र की सुग्राह्यता, इसका राइट मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाले फैक्टर इंडक्टर्स के माप के लिए उपयुक्त ब्रिज कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हे ब्रिज इसका राइट आंसर है। बाकी जो दोस्तों जो शेयरिंग ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज ये कैपेसिटिव यानी कि कैपेसिटेंस मेजर करता है। ठीक है, और मैक्सवेल ब्रिज है वो दोस्तों इंडक्टेंस मेजर करता है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक विद्युत उत्पादन की तुलना में निम्न में से कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीय, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बाकी ए बी सी जो है वो तीनों सही है। आधार लोड मांग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, परिचालन और रखरखाव की लागत कम होती है। ठीक है, और प्रदूषकों को कम करता है। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों सही है, बाकी जो डी वाला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र में जलाघात का कारण बनता है? तो ऑप्शन बी नल में जल दाब में अचानक वृद्धि, जो है यही जलाघात का कारण बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाप बिजली संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रिप गैसों से गर्मी निकालता है और इनपुट वायु को गर्म करता है। ठीक है ना, एयर प्री हीटर यानी दोस्तों देखिए एयर प्री हीटर, एयर यानी कि हवा, प्री मतलब पहले, हीटर माने गर्म करने वाला, यानी कि हवा को पहले ही गर्म करने वाले को क्या कहते हैं? एयर प्री हीटर कहते हैं। उस हवा को गर्म करके जो है बॉयलर में भेजा जाता है। ठीक ना, जो फ्यूल होता है ना, जब जहाँ कोयला जलता है वहीं पे जो है इस हवा को, क्योंकि दोस्तों आग को जलने के लिए जो है क्या क्या हमें चाहिए? ठीक है, एक तो कोयला चाहिए जलने के लिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, यहाँ से हवा को जो है गर्म करके बॉयलर में भेजते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? देखिए नियंत्रक छड़ के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कैडमियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है ग्रेफाइट, ये मंदक के रूप में प्रयोग होता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं और D2O का भी प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरान का छड़ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सी करेक्ट है कैडमियम। बोरान भी होता है तो वो भी सही होता है। ठीक है ना, कंट्रोल रॉड जो है वो बोरान का ही होता है। देखिए यहाँ पर बोरान देख सकते, कैडमियम और बोरान। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न शेष तथा ज्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलीय टरबाइन कौन सा है? दोस्तों लो हेड और ज़्यादा विसर्जन। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक ऑप्शन के बारे में। पहला दिया है फ्रांसिस टरबाइन, ये 60 से 120 मीटर इसका हाइट होता है, तो ये मीडियम हेड के लिए होता है। ठीक है ना, 60 से 120 मीटर के लिए होता है। कपलान टरबाइन दोस्तों ये 60 मीटर से कम यही होता है, यही निम्न हेड के लिए। ठीक है, और जो सी वाला है पेल्टन टरबाइन ये 120 मीटर से अधिक ऊंचाई के लिए होता है, तो ये उच्च हेड के लिए होता है। तो इसमें से जो करेक्ट है दोस्तों ना ऑप्शन बी वाला कपलान टरबाइन। तो याद रखिएगा, निम्न शीर्ष के लिए कपलान टरबाइन, मीडियम शीर्ष के लिए फ्रांसिस टरबाइन और और जो है पेल्टन जो टरबाइन है वो उच्च हेड के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी एक महीने में कुल मांग को किसी समयावधि में दिनों की संख्या से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है ना, तो कुल मांग को जो है वो दिनों की संख्या से विभाजित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी औसत मांग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र की तुलना में डीजल शक्ति संयंत्र का एक वैध लाभ नहीं है? तो डीजल शक्ति संयंत्र है उसका क्षमता कम होता है, केवल इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो वैध लाभ नहीं है, तो ऑप्शन ए संयंत्र की क्षमता अधिक होती है। तो ये गलत बात कर रहा है, लेकिन ये जो तीनों वाक्य दिया है, ईंधन प्रहस्तन आसान है, सही बात है। संयंत्र अभिन्यास सरल होता है, संचालन हेतु कम श्रम की आवश्यकता होती है। बाकी बी सी डी जो है वो डीजल शक्ति के बारे में सही है। ठीक है, लेकिन जो पहला कह रहा है कि क्षमता अधिक होता है, तो ये गलत बात है, क्षमता कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक वितरण का द्वारा वहन किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 3 फेज 3 वायर प्रणाली। ठीक है ना, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 फेज 3 वायर प्रणाली द्वारा वहन किया जाता है, लेकिन जो द्वितीयक वितरण प्रणाली होता है वो 3 फेज 4 वायर के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य फायदा निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो ऑप्शन बी, इसके लिए केवल 2 वायरों की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, केवल 2 वायरों की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? तो ऑप्शन ए, रिंगमैन पद्धति, ठीक है ना, रिंगमैन पद्धति। रिंगमैन पद्धति दिया है, ट्री पद्धति है, रेडियल पद्धति है, ट्री और रेडियल दोनों पद्धति है, तो ऑप्शन ए, रिंगमैन पद्धति, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लाइन में विद्युत आपूर्ति वोल्टता अन्य की तुलना में अधिक होती है? तो ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन लाइन में अधिक होती है, ठीक है ना। विद्युत आपूर्ति वोल्टता जो है ट्रांसमिशन लाइन में अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर किसका प्रयोग करती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, आरसीसी पोल का प्रयोग करती हैं वितरण के लिए, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें जो है आरसीसी पोल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संचरण लाइनों के स्थिरांक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। प्रतिरोध भी है, प्रेरकत्व भी है, धारिता भी है। धारिता दोस्तों केवल जो है अधिक दूरी में होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है, ठीक है ना। कम दूरी में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हाई वोल्टेज पारेषण लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए और बी, पिन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ए और बी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी? तो दोस्तों किस में आएगी? ऑप्शन नंबर सी, मध्यम लाइन में आएगी, ठीक है। देखिए लंबाई कितना है, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो 80 किलोमीटर अगर जो है मतलब 0 से 80 किलोमीटर उसको बोलते हैं लघु लाइन, और 80 से 160 तक जो है हम बोलते हैं मध्यम लाइन, और 200 लगभग मतलब 200 किलोमीटर से ऊपर जो है हम बोलते हैं लंबी लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो 150 किलोमीटर दिया है तो 80 से 200 भी कह सकते हैं, 80 से 200 के बीच में रहेगा तो मध्यम लाइन, और जो 200 से ऊपर है तो उसको हम लंबी लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो 150 किलोमीटर किस में आएगा? मध्यम लाइन में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पूरा करेक्ट पूरा जो यहाँ पे हो गया 30 क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में हमने बहुत सारे मतलब कि पावर प्लांट से भी था, ठीक है, और हमारा पावर प्लांट हो गया पूरा, और जो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेजरमेंट का भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।